नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवोदय क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम आपको दिन की आवश्यक जितनी भी खबरें होती है उन सभी का एक समग्र रूप आपके सामने एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर डेली करंट से संबंधित जितने भी आवश्यक मुद्दे होते हैं जो आपकी प्रत्येक एग्जाम के लिए आवश्यक है, उन सभी पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन अर्थात प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या के साथ में डिस्कस किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के 10 से 15 कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिन पर हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों 25 फरवरी के इस करंट अफेयर सीरीज में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें इसमें मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का सपोर्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री कार्यालय की सहायता करने के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद होती है और उसी परिषद के स्थायी पूर्णकालिक सदस्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने, ए विमलेश ठाकुर, बी सुरेश वर्मा, सी मनीष श्रीवास्तव, डी संजीव सान्याल। दोस्तों, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, संजीव सान्याल। तो चलिए इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन पर देखते हैं दोस्तों, ये इनकी पिक्चर है, इनको ठीक से देख लें जिससे कि आपका ये फैक्ट याद हो जाए, आपको दिमाग में फिट हो जाए। चलिए, तो अब देखो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। सान्याल फिलहाल वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत है और 1990 के दशक से वित्तीय बाजारों के साथ में काम कर रहे थे। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित एक आर्थिक सलाहकार परिषद, दोस्तों ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। तो दोस्तों, ये जो आर्थिक सलाहकार परिषद है इसके बारे में भी आपको बेसिक सा ये याद रखना है कि आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा होता है दोस्तों। और ये केंद्र सरकार की स्थायी समिति है, जिस प्रकार से दोस्तों हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्थायी समितियों को पढ़ा था, उन्हीं में से एक स्थायी समिति दोस्तों ये होती है और ये स्वतंत्र निकाय होता है। स्वतंत्र केंद्र सरकार का एक स्वतंत्र निकाय होता है। इसका कार्य प्रधानमंत्री को आर्थिक और उससे संबंधित आर्थिक और अर्थ से संबंधित मुद्दों पर सलाह देना प्रमुख इनका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी कर्नाटक। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, असम दोस्तों। इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, जिससे हमारा बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारे बेसिक फैक्ट भी हमारे सामने आ जाए, जिससे हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न जो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, प्रश्न तो ठीक ही है, इसके अलावा आपको इसकी व्याख्या जो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको 2 से 3 फैक्ट देखने को मिलते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन हमने आपके लिए क्रिएट किया है कि उसी प्रकार का क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका एग्जाम में होगा, बल्कि दोस्तों व्याख्या देने का अर्थ या प्रयास यही होता है जिससे कि आपके प्रश्न का जो है प्रभाव, या फिर कहें कि प्रश्न से संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं वो सभी आपको व्याख्या में मिल जाते हैं। तो चलिए आइए व्याख्या को एक बार रीड कर लें, जिससे हमारे इससे संबंधित अन्य फैक्ट भी क्लियर हो जाए। असम भारत का पहला ऐसा राज्य बना है। असम दोस्तों, मैप में देख पा रहे हैं आप, असम हमारा पूर्वी राज्य है। ठीक है, असम हमारा पूर्वी राज्य है और अब ये भारत का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने नौका सेवाओं के लिए नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। बता दें कि इस नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से परिवहन विभाग के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी के मसौदे का गहन सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री केपीएससी ललिता का वर्ष
74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ऑप्शन है मलयालम, भोजपुरी, बी माफ करना मराठी, सी भोजपुरी और डी बंगाली। आपको बताना है दोस्तों के केपीएससी ललिता जी का, जिनका अभी अभी 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो किन फिल्मों से संबंधित थी। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है और इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मलयालम। तो दोस्तों ये मलयालम फिल्मों से संबंधित थे। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनको समझ लेते हैं, इनसे संबंधित सामान्य जानकारी भी हमें मिल जाए। तो मशहूर मलयालम अभिनेत्री केपीएससी ललिता का वर्ष 1973 की वर्ष 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि ललिता ने साल 1969 में दोस्तों के एस सेतु माधवन के द्वारा निर्देशित इनकी एक फिल्म थी दोस्तों, फिल्म कुट्टू कुडुम्बम से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इनकी पहली फिल्म थी ये, इसी फिल्म के द्वारा, थोड़ा अजीब सा नाम है, कुड्डूबम। इस फिल्म के द्वारा ही इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। ललिता ने अपने पूरे करियर में दोस्तों 550 550 से अधिक फिल्में बनाई है, अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। यहां पर दोस्तों आपको बताया कि कौन सी कंपनी है जिसने भारत का पहला, दोस्तों ये फैक्ट आवश्यक फैक्ट है, इनको याद आपको रखना ही होगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, पीएससी या फिर कोई अन्य व्यापम एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। तो इनके लिए दोस्तों आपको ये डेली करंट के जो फैक्ट होते हैं इन्हें याद रखना ही पड़ता है, रखना ही होगा, जिससे कि इसके बाद में जो सीरीज आती है, और विशेषकर दोस्तों वो फैक्ट जो पहली बार घटित हो रहे हैं भारत में, है ना। तो भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है HSBC, बी रूपीक, सी क्रेडिला, डी DHFL। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूपीक कंपनी ने ही भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जिससे हमारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये रूपीक कंपनी का लोगो है, और ये एक गोल्ड कार्ड है दोस्तों, जो इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है। तो इसके बारे में हम बेसिक जो करंट में चर्चा में क्यों बना हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में समझ लेते हैं। हाल ही में डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म रूपीक ने भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। पाठकों को बता दें कि इस कार्ड की मदद से करोड़ों उपभोक्ता बार बार होने वाली ऋण की अपनी जरूरतों को अपने निष्क्रिय पड़े स्वर्ण आभूषण आदि की ताकत से पूरा करने में सक्षम होंगे। कंपनी के अनुसार यह प्रत्यक्ष ऋण चाहने वालों को त्वरित एवं सस्ता विकल्प देता है और यह अपनी तरह का पहला कार्ड है जिसके लिए कोई सवाल नहीं किया जाता और जो 60 मिनट से कम समय में ग्राहक के दरवाजे पर डिलीवर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी आसानी से ये कार्ड प्राप्त किसी भी उपभोक्ता को हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो भारतीय खिलाड़ी वी.आर. वनिता बहुत से हमारे जो स्टूडेंट हैं जानते भी होंगे वी.आर. वनिता जी को। इन्होंने बताइए, आपको बताना है कि कौन से खेल से इन्होंने संन्यास लेने की बात अभी कही है। ऑप्शन है बैडमिंटन, ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी टेनिस या डी हॉकी से। ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट। तो वी.आर. वनिता जी क्रिकेट प्लेयर हैं। इन्होंने दोस्तों, ये आप जो है पिक्चर में देख पा रहे हैं, फोटो में देख पा रहे हैं, ये क्रिकेट प्लेयर हैं। इन्होंने ही अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी वी.आर. वनिता ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। जानकारी के लिए बता दें कि वनिता ने जनवरी 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया था। वनिता ने भारत के लिए वर्ष 2014 से 2016 के बीच 6 एक दिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो काफी लंबा सफर इनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के
के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों डिस्क्रिप्शन आ चुकी है आपके सामने ही। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने जोय फिलिपी, बी एलन मुरे, सी जेम्स नुकुरा और ताकुया सुमुरा। तो दोस्तों इसमें आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं यही है ताकुया सुमुरा। इनको ही दोस्तों इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जापानी वाहन निर्माता कंपनी है होंडा, उनके ताकुया सुमुरा को होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा त्सुमुरा की नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी मानी जाएगी। वह गाकू नकानिशी की जगह लेंगे। दोस्तों इनमें थोड़े इनके नाम डिफिकल्ट हो जाते हैं पढ़ने में, लेकिन 2-4 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, ठीक है ना। गाकू नकानिशी तो इनका स्थान ये लेने वाले हैं, जो भारत से एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में होंडा के ऑटोमोबाइल व्यवसाय के महाप्रबंधक के रूप में स्थानांतरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी सुरंगा लकमल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि कौन से देश के खिलाड़ी हैं सुरंगा लकमल, इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या न्यूजीलैंड। इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के क्रिकेट टीम के प्लेयर सुरंगा लकमल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो चलिए इनके बारे में भी डिस्कशन में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट टीम के 34 वर्षीय प्रमुख तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। पाठकों को बता दें कि लकमल ने अब तक श्रीलंका के लिए 68 टेस्ट, 86 वनडे और 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। हालांकि अभी वो भारत दौरे पर 2 टेस्ट और 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले और खेलेंगे, उसके बाद संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये दोस्तों इनका पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ चुका है। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन, दोस्तों यहाँ बात हो रही है वह वैक्सीन जो डीएनए के द्वारा बनाई गई हो, जो डीएनए से संबंधित हो। तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन और यहाँ पर छुपा हुआ है आपका प्यारा भारत दोस्तों। तो ऑप्शन करेक्ट भारत ही करेक्ट हो जाएगा। तो भारत ही वो देश है दोस्तों जो दुनिया में ऐसा पहला देश है जिसने डीएनए के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में सफलता अर्जित की है। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पाठकों को बता दें कि डीएनए आधारित साइकोन डी भारत की पहली नीडल फ्री और दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन से सुइयों से डरने वाले लोगों को अब राहत मिलेगी, क्योंकि जब इस वैक्सीन को लगाया जाएगा तो इससे दर्द का अनुभव नहीं होगा। वैसे जाइको डी की 3 डोज लगाई जाएगी, दूसरी डोज 28 और तीसरी डोज 56 दिनों के अंतराल पर लगाई जाएगी। दोस्तों इस प्रकार जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है टीका डेवलप किया जाता है, टीका विकसित किया जाता है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से इसको देखकर समझ भी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो आपको यहां बताना है दोस्तों कौन सी फुटबॉल टीम है जिन्होंने वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है। तो कौन से देश की टीम है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, ए भारत, बी चीन, सी फिलीपींस, डी बांग्लादेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चीन की फुटबॉल टीम ने एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में। हाल ही में चीन ने चैंपियनशिप के फाइनल में कोरिया को 3-2 से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार
AFC महिला एशियाई कप खिताब अपने नाम किया। बता दें कि यहां नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में 8 बार की चैंपियन चीन ने पिछड़ने के उपरांत जोरदार वापसी की और 16 वर्ष के उपरांत एक बार फिर से खिताब जीतने में सफल रही। चलिए, इस प्रकार से दोस्तों हमारी आज की सीरीज होती है कंप्लीट। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में दोस्तों, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है दोस्तों। पर डे आपको 9 बजे आपको डेली करंट अफेयर की सीरीज ये मिलती रहेगी। जीके डेली डोज की जो क्लासेस है दोस्तों हमारी, उसमें जब महत्वपूर्ण टॉपिक होगा तभी, जैसे कि कभी गैप हो सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक होगा तो ही आपके सामने उस क्लास को लाया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। इसी प्रकार से बने रहें, अपना इसने बनाए रखे दोस्तों। बहुत जल्दी और बहुत ही मतलब बहुत उम्दा तरीके से आपके लिए सेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ इनमें सुधार करते हुए, उसको इंप्रूव करते हुए दोस्तों आपके लिए यहाँ पर कुछ नया लाया जा रहा है। क्योंकि अभी समय को ध्यान में रखते हुए हम नहीं चाहते हैं कि सेशन और बहुत ज्यादा लंबा हो। इस कारण से दोस्तों इसमें जो है सीमित डाटा या सीमित सामग्री ही आपके लिए प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।